हेलो फ्रेंड्स, मैं रमाकांत शर्मा और परिसंचरण या सर्कुलेटरी सिस्टम जो है हमारा टॉपिक, उसकी वीडियो को आज आगे बढ़ा रहे हैं और उसमें आज हम बात करेंगे रुधिर स्कंदन की या फिर ब्लड क्लॉटिंग की। वैसे लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था कि एक डिजीज़ थी आरएच फैक्टर से रिलेटेड जिसका नाम था इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, गर्भ था। उस डिजीज़ को हमने वहाँ पर थोड़ा सा देखा था, सिर्फ छोटा सा एक इंट्रोडक्शन देखा था और मैंने कहा था कि अगले वीडियो के अंदर उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक तो वो डिजीज़ आज का टॉपिक रहेगा और इसके अलावा हमारा मेन टॉपिक रहेगा आज का ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के साथ और लास्ट के अंदर फिर उस डिजीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा ब्लड क्लॉटिंग या फिर रुधिर का स्कंदन। ठीक, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन या फिर परिभाषा। रक्त वाहिकाओं से प्रवाहित होते हुए रक्त का थक्का बन जाना, जम जाना रक्त वाहिकाओं से कोई रक्त प्रवाहित हो रहा है, चोट लगने के कारण मान लीजिए, कोई बाह्य आघात के कारण मान लीजिए कि रक्त वाहिकाओं से कोई रक्त प्रवाहित हो रहा है, अगर वह रक्त जम जाता है या उसका थक्का बन जाता है तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, रुधिर स्कंदन। ये इसकी परिभाषा है। तो परिभाषा क्या होगी, रुधिर वाहिकाओं से प्रवाहित होते हुए रक्त का थक्का बन जाना या जम जाना क्या कहलाएगा, रुधिर स्कंदन कहलाएगा। ठीक है, मानव में इस रुधिर स्कंदन के लिए कितने कारकों की आवश्यकता होती है, 13 कारकों की। मानव में जो रुधिर स्कंदन हो रहा है उसके लिए हमें कितने कारकों की आवश्यकता है, 13 कारकों की। कि रक्त में पाए जाने वाले 13 कारक मिलकर रुधिर का क्या करते हैं, स्कंदन। लेकिन स्कंदन मुख्य रूप से किन रक्त कणिकाओं के द्वारा किया जाता है, प्लेटलेट्स के द्वारा, जिन्हें हम बिंबाणु भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें बिंबाणु भी कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं या प्लेटलेट्स कहते हैं। इनके द्वारा रक्त का क्या बनाया जाता है, थक्का बनाया जाता है। प्रोसेस क्या है थक्का बना के, वो अलग चीज है, उसे भी एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने कहा कि कितने कारकों की आवश्यकता है आपको, 13 कारक की। आपको 13 कारक चाहिए, किसके लिए, रुधिर के स्कंदन के लिए। मतलब जो प्रवाहित हो रहा रुधिर है उसे रोकने के लिए आपको कितने कारकों की आवश्यकता है, 13 कारकों की। ठीक है, अब ये 13 कारक कौन कौन से हैं। पहला कारक है फाइब्रिनोजन। रक्त का स्कंदन बनाने के लिए जो पहला कारक है, फर्स्ट कारक, उसका नाम क्या है, फाइब्रिनोजन। सेकंड कारक है प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड कारक है थ्रोम्बोप्लास्टिन। फोर्थ कारक है कैल्शियम। यहाँ कैल्शियम जो होता है वो आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कैल्शियम आयंस के रूप में होता है। फिफ्थ जो कारक है वो है प्रोएसिलरीन। जो पांचवा कारक बताया गया है वो बताया गया है प्रोएसिलिन। उसके बाद बताया गया है प्रो कन्वर्टीन। जो सातवां कारक है वो बताया गया है प्रो कन्वर्टीन। यहाँ पर जो छठा कारक है, फिफ्थ के बाद देखें सीधा सिक्स है, प्रो एसिलिन के बाद प्रो कन्वर्टीन है, फिफ्थ के बाद सेवंथ है, सॉरी सिक्स नहीं है यहाँ पर। सिक्स कारक प्लाज्मा में सीधे ही उपस्थित होता है एक ग्लोबुलिन प्रोटीन के रूप में, इसलिए यहाँ पर सिक्स कारक ऐड नहीं किया गया है। तो फिफ्थ कारक हो गया प्रो एसिलिन और सेवंथ कारक हो गया प्रो कन्वर्टीन। उसके बाद में एट्थ कारक आ जाएगा एंटी हीमोफिलिक ए, 8 कारक। 9th कारक जो आएगा उसे कहा जाता है क्रिसमस फैक्टर। एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि रुधिर स्कंदन के लिए 9th कारक के रूप में कौन काम करता है। तो इसे वैसे एंटी हीमोफिलिक बी भी कहा जाता है, लेकिन ये नाम नहीं आता। इसका जो नाम आता है वो कौन सा आता है, क्रिसमस फैक्टर। कि क्रिसमस फैक्टर किस कारक को कहा जाता है, तो आंसर रहेगा आपका 9th कारक को। अगर ये पूछता है कि 9th कारक को क्या कहा जाता है, तो आंसर रहेगा आपका क्रिसमस फैक्टर। दोनों ही की बात है, बस आपको ध्यान क्या रखना है क्रिसमस फैक्टर के बारे में कि क्रिसमस फैक्टर कौन सा कारक है, 9th कारक है। 9th कारक कौन सा है, क्रिसमस फैक्टर कारक। उसके बाद में 9th के बाद आ जाएगा 10th स्टुअर्ट पावर कारक। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम्स में आता है। 9th आता है, 10th आता है, 11th नहीं आता और 12th और 13 ये कारक आते हैं। ठीक है, तो 9th कौन सा हो गया, क्रिसमस फैक्टर हो गया। उसके बाद में 11th कारक आ जाएगा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। 11th कारक कौन सा है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसके बाद में 12th कारक है हैगमैन। 12th कारक है हैगमैन और लॉकी लॉरेंट है, सॉरी 11th कारक, सॉरी हाँ सही है, 12th कारक है हैगमैन और 13th जो कारक है वो है लॉकी लॉरेंट। तो इस प्रकार कितने कारक हो गए, 13 कारक। इन्हीं 13 कारकों की सहायता से क्या किया जाता है, रुधिर का थक्का बनाया जाता है। ठीक है, तो पहला कौन सा हो गया, फाइब्रिनोजन। दूसरा प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन, फोर्थ कारक हो गया कैल्शियम, पांचवा कारक है प्रोएसिलिन, लेकिन छठा नहीं है, छठा प्लाज्मा में ग्लोबुलिन प्रोटीन के रूप में उपस्थित होता है, तो सातवां कारक आ जाएगा प्रो कन्वर्टीन। आठवां कारक आ जाएगा एंटो हीमोफिलिक ए। नवा जो कारक आ गया उससे एंटी हीमोफिलिक बी या फिर क्रिसमस फैक्टर कहा जाता है, नवा कारक हो गया। उसके बाद 10वां कारक आ जाएगा स्टुअर्ट पावर कारक। उसके बाद
11वां कारक आ जाएगा प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। 12वें कारक के रूप में हैगमैन कारक पाया जाता है और 13वें कारक के रूप में पाया जाता है लोकी लोरेंट कारक। इस प्रकार यहाँ पर टोटल कितने कारक हो गए? 13 कारक। इन्हीं 13 कारकों की सहायता से क्या किया जाता है? रुधिर का स्कंदन। ठीक है, 13 कारकों के नाम में मैक्सिमम पूछे जाने वाले कारक हैं 9th, 10th, 12th एंड 13। मैक्सिमम जितने भी रिक्रूटमेंट्स हैं टीचर्स के लिए, जो भी नीट वगैरह के लिए, उन सभी में ज्यादातर पूछे गए कारक यही होते हैं कि 9th कारक कौन सा होता है, तो आपका आंसर रहेगा किस्मस फैक्टर। आपका पूछता है कि 10th कारक का नाम बताइए, तो स्टुअर्ट पोरर और और अगर आपका पूछता है 12th कारक तो हो जाएगा हैगमैन कारक, और 13th पूछता है, सबसे लास्ट वाला पूछता है, तो आपका आंसर रहेगा लोकी लोरेंट। तो यहाँ पर इन 13 कारकों की सहायता से रुधिर का क्या किया जाता है? स्कंदन। अतः स्कंदन के लिए कितने कारकों की आवश्यकता होगी? 13 कारक। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि स्कंदन के लिए कितने कारकों की आवश्यकता होती है? 13 कारकों की आवश्यकता होती है। इनमें आयनिक फॉर्म में सिर्फ एक ही कारक उपस्थित है, कौन सा? 4th कारक। कौन सा? कैल्शियम कारक। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्लड क्लोटिंग के लिए या रुधिर के स्कंदन के लिए आयनिक फॉर्म में कौन सा फैक्टर प्रेजेंट होता है? अगर ऑप्शन के अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है तो आंसर आपका 4th रहेगा, और ऑप्शन में अगर फैक्टर्स के नाम होंगे तो आपका आंसर रहेगा कैल्शियम। ठीक है, इसके अलावा 9th, 10th, 12th एंड 13 ये आप स्पेशली ध्यान रखिए। बहुत रेयर केसेस में ऐसा हुआ है कि उसने पूछा था कि फर्स्ट कारक कौन सा है। रुधिर स्कंदन के लिए प्रथम कारक जो है रिक्वायरमेंट है उसका नाम क्या है? फाइब्रिनोजन। जो फर्स्ट फैक्टर है उसका नाम क्या है? फाइब्रिनोजन। लेकिन एक क्वेश्चन यह भी आया था कि सबसे पहले रुधिर स्कंदन के समय सबसे पहले कौन सा कारक स्रावित होता है, तब आपका आंसर रहेगा 3rd फैक्टर। जब रुधिर का स्कंदन हो रहा होता है तो सबसे पहले कौन सा कारक स्रावित होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर 3rd फैक्टर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, आपको ये सारे याद ही रखने हैं। ऐसा नहीं है कि इसका कोई ऑप्शन है या कोई ट्रिक है इसकी, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, वैसे एक मैंने ट्रिक बनाई है, जैसे अगर वो पूछता है 13 से, जैसे हम बात करें कि वो 13 पूछे, 12th पूछे, 10th पूछे, तो हम कैसे बता सकते हैं? तो जैसे 13th, एक पीछे से चल रहा हूँ मैं, 13 से पहले आ गया 12th, 11th में क्वेश्चन ले रहा मैं, और इसके अलावा 10th। इन 3 कारकों के लिए LHS लेफ्ट हैंडेड साइड मैथमेटिक रूल चलता है, RHS LHS वो वाला LHS है। L मतलब 13 फैक्टर जो है वो है लोकी लोरेंट फैक्टर, 12th मतलब हैगमैन फैक्टर, और 10th मतलब स्टुअर्ट पोरर फैक्टर। इस टाइप में हमारे पास 3 क्या आ गए यहाँ पर फैक्टर। 9 कौन सा हो जाएगा? क्रिसमस फैक्टर। बस 9 कौन सा हो गया? क्रिसमस। फर्स्ट कौन सा है? फाइब्रिनोजन। और सबसे पहले स्रावित कौन सा होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन से नंबर पे आ रहा है? 3rd नंबर पे। 4th नंबर पे कौन सा है? कैल्शियम। तो 2nd नंबर पे प्रोथ्रोम्बिन, और 11th नंबर पे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके सारे। 5th नंबर पे एसिलिडीन, और 7th नंबर 6th है नहीं, ग्लोबिन के रूप में प्रेजेंट होता है, और 7th के रूप में प्रोकन्वर्टिन। टोटल के टोटल हो गए। 8वें पे एंटी हीमोफिलिक ए, 9वें पे एंटी हीमोफिलिक बी या फिर क्रिसमस फैक्टर। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने कारक हो गए? 13 कारक। तो इन 13 कारकों की सहायता से रुधिर का क्या किया जाता है? स्कंदन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन 13 कारकों की सहायता से रुधिर का स्कंदन किया जाएगा। कैसे किया जाएगा उसको देखते हैं हम लोग। तो ये 13 कारक प्लेटलेट्स की सहायता से रुधिर का क्या करते हैं? स्कंदन करते हैं। ये आप ध्यान रखना, किसकी सहायता से करते हैं रुधिर का स्कंदन? प्लेटलेट्स की सहायता से। कितने कारक करते हैं? 13 कारक। ठीक है, अब रुधिर का स्कंदन कैसे होता है उसकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होगा? रुधिर स्कंदन की प्रक्रिया में कोई ऊतक होगा, टिश्यू मतलब कोई ऊतक होगा, किसी वजह से कोई भी बाह्याघात मान लीजिए या कोई भी चोट मान लीजिए कि चोट लगने के कारण ये टिश्यू जो होगा, ये ऊतक जो होगा वो क्या हो जाएगा? क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, जब यह ऊतक क्षतिग्रस्त होगा तो इसकी वाहिका, जो रुधिर वाहिकाएं होंगी वो भी क्षतिग्रस्त होंगी। जैसे रुधिर वाहिकाएं क्षतिग्रस्त होंगी, क्या बाहर आएगा? चोट लगे हुए स्थान से रुधिर बाहर आएगा। अब रुधिर जब बाहर आ रहा है तो रुधिर के साथ साथ देखो, रुधिर जब बाहर आ रहा है तो उसमें आरबीसी भी आ रही है, डब्ल्यूबीसी भी आ रही है, और प्लेटलेट्स भी आ रहे हैं, प्लाज्मा भी आ रहा है ऐसे तो, लेकिन कणिकाओं के रूप में 3 संरचनाएं भी आ रही है, आरबीसी आ रही है, डब्ल्यूबीसी आ रही है और प्लेटलेट्स आ रही है। लेकिन हम पहले ही कह चुके कि हमें यहाँ पर काम किससे है? प्लेटलेट्स से। तो हम ये बात करेंगे कि जैसे रुधिर बाहर आ रहा है, इसका मतलब रुधिर के साथ कौन बाहर आ रही है? प्लेटलेट्स बाहर आ रही है। ठीक है, तो जैसे ही प्लेटलेट्स बाहर आती हैं
ये प्लेटलेट्स बाहर आते किसके संपर्क में आएंगी? एयर के कांटेक्ट में आएंगी, एयर के संपर्क में या वायु के संपर्क में आएंगी। जैसे ही वायु के संपर्क में आएंगी तो इस टिश्यू के द्वारा यानी कि इस ऊतक के द्वारा और इन प्लेटलेट्स के द्वारा, दोनों के द्वारा एक स्कंदन कारक क्या किया जाएगा? स्त्रावित किया जाएगा, जिसका नाम क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। जैसे ही टिश्यू टूटा, रुधिर बाहर आया, रुधिर में प्लेटलेट्स बाहर आई, जो किसके संपर्क में आई? वायु के संपर्क में। वायु के संपर्क में आते ही प्लेटलेट्स टूट जाती हैं, तो प्लेटलेट्स के टूटने के साथ ही प्लेटलेट्स से एवं ऊतक से कौन सा कारक बाहर आएगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही बाहर आएगा, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कारक नंबर 7, ब्लड क्लॉटिंग के जो मैंने 13 कारक बताया उनमें 7वें कारक एवं 10वें कारक को क्या करेगा? एनहांस करेगा, मतलब उनके साथ मिल जाएगा, उन्हें सक्रिय करेगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन के द्वारा इन दोनों कारकों को क्या किया जाएगा? सक्रिय किया जाएगा। जैसे ये दोनों कारक सक्रिय हो जाएंगे, उसके बाद यह थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके साथ जुड़ जाएगा? कैल्शियम आयन के साथ। और कैल्शियम आयन के साथ जुड़कर ये बनाता है प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक एक्टिवेटर। किसका निर्माण करता है? एक जटिल का निर्माण करता है, एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। इस कॉम्प्लेक्स को कहा जाता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, कब बना प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर? की जो थ्रोम्बोप्लास्टिन था वो 7th और 10th फैक्टर को क्या करेगा? सक्रिय करेगा। जैसे ही 7th और 10th फैक्टर सक्रिय होंगे, ये किसके साथ जुड़ जाएंगे? कैल्शियम के साथ। और कैल्शियम के साथ मिलकर ये सभी किसका निर्माण कर देंगे? प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का। ये एक टाइप का क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब एक जटिल पदार्थ होता है। ठीक है, हो गया। जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बनेगा, ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक कहाँ जाएगा? प्लाज्मा में। ठीक है, या फिर प्लाज्मा में जो पहले से उपस्थित है प्रोथ्रोम्बिन है, जो किस अवस्था में पाया जाता है? निष्क्रिय अवस्था में, उसे सक्रिय करने का काम करेगा। नाम ही क्या है इसका? प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक। यानी कि ये सक्रिय करेगा, एक्टिव करेगा। किसको एक्टिव करेगा? प्रोथ्रोम्बिन को। तो प्रोथ्रोम्बिन के द्वारा प्लाज्मा में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन जो निष्क्रिय अवस्था में पाया जाता है, उसे क्या कर दिया जाता है? सक्रिय कर दिया जाता है। प्रोथ्रोम्बिन को क्या कर दिया जाएगा? सक्रिय। अब प्रोथ्रोम्बिन किसका नाम है? निष्क्रिय अवस्था का नाम। जो प्लाज्मा में निष्क्रिय अवस्था पड़ी है उसका नाम क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। लेकिन जब ये सक्रिय हो जाता है तब इसका नाम क्या हो जाता है? थ्रोम्बिन। ठीक है, हो गया थ्रोम्बिन। यानी कि अब यह हमें किस अवस्था में प्राप्त हो चुका है? सक्रिय अवस्था में आपका थ्रोम्बिन प्राप्त हो चुका। जैसे ही थ्रोम्बिन बनता है, यह थ्रोम्बिन क्या करता है? यह प्लाज्मा में घुलनशील अवस्था में पाए जाने वाले, किस अवस्था में पाए जाने वाले? घुलनशील अवस्था में पाए जाने वाले फाइब्रिनोजन को बदल देता है। किस में बदल देता है? फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजन को किस में बदल देता है? फाइब्रिन में। कौन बदल देता है? थ्रोम्बिन। तो ये जो थ्रोम्बिन होगा, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? ये थ्रोम्बिन प्लाज्मा में जो घुलित अवस्था में पाया जाता है फाइब्रिनोजन, उसको किस में बदल देगा? फाइब्रिन में। ये माना जाता है कि यह बनने वाला जो फाइब्रिन होता है, यह फाइब्रिन भी घुलनशील अवस्था में ही पाया जाता है। और इस फाइब्रिन के साथ अब कौन जुड़ जाता है? कैल्शियम आयन। जैसे कैल्शियम आयन इस फाइब्रिन के साथ जुड़ते हैं, वैसे ही ये जो फाइब्रिन था, ये फाइब्रिन अब कैसा हो जाता है? अघुलनशील। कैसा हो जाता है ये फाइब्रिन? अघुलनशील। और जैसे ही फाइब्रिन अघुलनशील होता है, वैसे ही रक्त का एक जाल बन जाता है। रक्त कणिका इस जाल में आकर फंस जाती हैं और रुधिर का क्या बन जाता है? थक्का। रुधिर के थक्के बनने की इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग। तो ये हमारा प्रोसेस था ब्लड क्लॉटिंग का, कि ब्लड कैसे क्लॉट होता है। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं इस चीज़ को, सारे को शुरू से। थोड़ा सा नीचे आई थिंक अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो इसको दोबारा छोटा बना देता हूँ और अच्छे से। हम बात कर रहे हैं वही रुधिर स्कंदन की। तो रुधिर स्कंदन देखिए, रुधिर स्कंदन बता चुका हूँ कि रुधिर वाहिकाओं से प्रवाहित होते हुए रक्त का जम जाना या थक्का बन जाना क्या कहलाएगा? रुधिर स्कंदन। कितने कारकों की आवश्यकता है? 13 कारकों की। ज्यादातर कौन से पूछे जाते हैं? 13वें कारक का नाम क्या था? लोकेलोरेंट कारक।
एलएचएस याद करवाया था आप लोगों को। 12वें कारक का नाम क्या था? हैगमैन कारक। 10वें कारक का नाम क्या था? स्टुअर्ट प्रोवर कारक। और एक जो 9वां कारक था वो भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या नाम था उसका? 90वें कारक का नाम क्रिसमस कारक। क्रिसमस कारक, ठीक है। तो ये कुछ कारक हैं जिनके द्वारा रुधिर का क्या बनाया जाता है? थक्का। तो रुधिर के स्कंदन के लिए कितने कारकों की आवश्यकता है? 13 कारकों की। सबसे पहले क्या होगा? हमारे शरीर के किसी ऊतक को क्या लगेगी? चोट लग जाएगी, यानी कि ऊतक क्या हो जाएगा? क्षतिग्रस्त हो जाएगा। टिश्यू क्या हो जाएगा? क्षतिग्रस्त हो जाएगा, जिसके कारण क्या प्रवाहित होगा? रुधिर। तभी तो इसका थक्का बनाओगे। अब रुधिर जब प्रवाहित होगा तो रुधिर में क्या बाहर निकलेगा? प्लेटलेट्स या फिर बिंबाणु। जैसे प्लेटलेट्स बाहर निकलेंगी, ये प्लेटलेट्स किसके संपर्क में आएंगी? वायु के संपर्क में आएंगी। वायु के संपर्क में आते ही प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी। प्लेटलेट्स क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी। प्लेटलेट्स के टूटते ही ऊतक एवं प्लेटलेट्स दोनों से किसका स्त्रवण होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन का। किसका स्त्रवण होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन का। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन सक्रिय करेगा दो कारकों को। किसको? 7 को और 10 को। किस किस को सक्रिय कर रहा है? 7 को और 10 को। तो जैसे ये कारक सक्रिय होंगे, ये किसके साथ जुड़ जाएंगे? सारे के सारे कैल्शियम आयन के साथ। और कैल्शियम आयन के साथ जुड़कर क्या बनाएंगे? एक सक्रियक का निर्माण करेंगे। एक जटिल पदार्थ का निर्माण करेंगे जिसे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर या फिर प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक कहा जाएगा। ठीक है, निर्माण हो गया प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक का, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का निर्माण हो गया। नाम से ही पता चल रहा है कि ये सक्रिय करेगा किसको? प्रोथ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ पाया जाता है? प्लाज्मा में। तो ये जो है प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक, ये क्या करेगा? ये प्लाज्मा में उपस्थित है जो निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन होगा। कौन सा प्रोथ्रोम्बिन होगा? निष्क्रिय। अच्छा से लिख देते हैं थोड़ा सा। ये जो प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक है, ये प्लाज्मा में पाए जाने वाले निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को क्या कर देगा? सक्रिय अवस्था में बदल देगा। निष्क्रिय को क्या कर देगा? सक्रिय। अगर प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय अवस्था है तो सक्रिय अवस्था का नाम क्या है? थ्रोम्बिन। कैसी अवस्था है? सक्रिय अवस्था। ये भी कहां पाया जाता है? प्लाज्मा में। तो किसका निर्माण हो गया? थ्रोम्बिन का निर्माण हो गया। निर्माण कौन करवा रहा है? प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक। तो प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक प्लाज्मा में निष्क्रिय अवस्था में पाए जाने वाले प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देगा? थ्रोम्बिन में। जैसे ये थ्रोम्बिन बन जाएगा, ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? प्लाज्मा में उपस्थित घुलनशील जो फाइब्रिनोजन है, किस अवस्था में पाया जाता है? फाइब्रिनोजन घुलनशील अवस्था में। तो घुलनशील अवस्था में पाए जाने वाले फाइब्रिनोजन को किस में बदल देता है? फाइब्रिन में। ये फाइब्रिन भी किस अवस्था में पाया जाता है? घुलनशील अवस्था में। किस अवस्था में पाया जाता है? घुलनशील अवस्था में। तो फाइब्रिनोजन जो घुलनशील अवस्था में पाया जाता है वो इस थ्रोम्बिन के द्वारा किस में बदल जाता है? घुलनशील फाइब्रिन में। ये जो घुलनशील फाइब्रिन होता है ये फिर किसके साथ जुड़ता है? पुनः कैल्शियम आयन के साथ जुड़ता है और रक्त का क्या बन जाता है? थक्का। और जैसे ही रक्त का थक्का बनता है तब इस प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं? स्कंदन, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। तो इस प्रकार क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है। ये थी रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया। रक्त का थक्का दो कारणों की वजह से बनता है। पहला, रुधिर प्रवाह को रोकने के लिए कि अत्यधिक मात्रा में शरीर से रुधिर प्रवाहित ना हो जाए, बाहर ना निकल जाए, रक्त की कमी ना हो जाए, उसे रोकने के लिए रक्त का थक्का बनना आवश्यक है। दूसरी बात, रुधिर का जो थक्का होता है वो किस में सहायता करता है? घाव भरने में। तो रुधिर प्रवाह को रोकने के लिए एवं घाव भरने के लिए आपको किसकी आवश्यकता है? रुधिर स्कंदन की या फिर ब्लड क्लॉटिंग। तो इस प्रकार क्या होता है? ब्लड का क्लॉट होता है, ब्लड क्लॉट होता है। ठीक है, कितने कारकों की सहायता से होता है? 13 कारकों की सहायता से। ठीक, ये हो गया आपका रुधिर स्कंदन की क्रिया समाप्त।
ठीक। अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि एक आपकी डिजीज की डिस्कशन करेंगे हम लास्ट के अंदर, जिसका नाम था इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो अब हम स्टडी करते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अगर आपको कोई चीज़ लिखनी है इनमें से, जैसे मैं बोर्ड पे कुछ लिख रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कुछ एक्सप्लेन किया, 13 फैक्टर्स बताया आपको, ये प्रोसेस बताया ब्लड क्लॉटिंग का, तो आप वीडियो को पॉज करो, उसके बाद आराम से इसको लिखो डिटेल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ क्वेरीज होते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो आप मुझे भेज सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, मैं आपको एज इट इज को राइट करके एक पेज पे और आपको सेंड कर सकता हूँ कोई भी एक चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। बट वीडियो लाइक करना कंपल्सरी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं उस डिजीज की जिसका नाम था एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, हिंदी में कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता, ठीक है। बात करें इस डिजीज की जिसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस या फिर गर्भ रक्ताणु कोरकता। क्या है ये डिजीज? यह डिजीज RH कारक पर निर्भर है। तो RH के एक्सचेंज के समय जब किसी वजह से अगर मतलब सिमिलर RH कारक का एक्सचेंज ना हो, डिसिमिलर RH कारक का एक्सचेंज हो जाता है, तो उसके कारण कौन सी डिजीज होती है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस किस प्रक्रिया के कारण होती है? आइसो इम्यूनेशन या आइसो इम्यूनाइजेशन। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस रोग किस प्रक्रिया के कारण होता है, तो उस प्रक्रिया का क्या नाम है? आइसो इम्यूनाइजेशन। आइसो इम्यूनाइजेशन क्या होता है? देखिए, हमने RH कारक की जब बात की थी, वीनर ने और लैंडस्टेनर ने जब इस कारक के बारे में बताया था, ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था कि अगर RH एंटीजन किसी रुधिर समूह पर पाया जाता है या रक्ताणु की सतह पर पाया जाता है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और RH कारक अगर नहीं पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है। RH कारक उपस्थित होगा तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, और अगर RH कारक कैसा हो? अनुपस्थित, तो ब्लड ग्रुप कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी RH नेगेटिव व्यक्ति को, कोई RH नेगेटिव वाला व्यक्ति है, उसे बार बार कौन सा ब्लड दिया जाए? RH पॉजिटिव ब्लड दिया जाए, तो RH पॉजिटिव ब्लड बार बार देने पर इनमें क्या बन जाता है? एक एंटीबॉडीज बन जाते हैं जिन्हें एंटी RH एंटीबॉडी कहा जाता है। तो जैसे ही आप RH नेगेटिव वाले व्यक्ति को RH पॉजिटिव वाला ब्लड देंगे तो इस RH नेगेटिव वाले व्यक्ति के अंदर एंटी RH एंटीबॉडी बन जाते हैं, जो आने वाले रुधिर का क्या कर देते हैं? स्कंदन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? स्कंदन, या फिर उसका क्या कर देते हैं? समूहन, मतलब उसे जमा देते हैं, जिसके कारण क्या होती है? रक्ताणुओं की कमी हो जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं आइसो इम्यूनाइजेशन या आइसो इम्यूनेशन, और इसी आइसो इम्यूनाइजेशन की वजह से जो रोग उत्पन्न होता है उस रोग को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो किसकी वजह से हुआ? आइसो इम्यूनाइजेशन की वजह से। आइसो इम्यूनाइजेशन किसकी वजह से होता है? समूहन या स्कंदन की वजह से। समूहन या स्कंदन कब होगा? जब आप RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव का ब्लड देंगे तो उसमें क्या बन जाएंगी? एंटी RH एंटीबॉडी, और ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। अभी कैसे होती है ये प्रक्रिया उसको हम देखते हैं एक बार, ठीक है। तो हम जिस रोग का अध्ययन कर रहे हैं उससे कहते हैं सॉरी उसे कह रहे हैं गर्भरक्ताणु कोरकता या फिर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। जैसे हमारे पास कोई महिला है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है? RH नेगेटिव। क्या है ये? महिला। और एक हमारे पास पुरुष है जिसका ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, ठीक है। इन दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद इस RH नेगेटिव महिला ने गर्भ धारण किया, मतलब ये महिला कैसी हो गई? प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई। और इस गर्भवती महिला में जो शिशु पल रहा है, जो शिशु डेवलप हो रहा है, उस शिशु का ब्लड ग्रुप क्या है? RH पॉजिटिव। अब आपको कोई कहे भाई RH कारक, ये तो RH नेगेटिव था तो RH कारक कहाँ से है? दिख रहा है अपने को?
कहाँ से आया होगा? पिता से। इसका मतलब शिशु के अंदर ये RH कारक कहाँ से आया? पिता से। ठीक है। अब देखो महिला कैसी है? RH नेगेटिव। गर्भवती जो महिला है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कैसी है? RH नेगेटिव है। शिशु कैसा है? RH पॉजिटिव। तो हमने क्या कहा था कि अगर किसी RH नेगेटिव के अंदर RH पॉजिटिव ब्लड उपस्थित होता है, गर्भवती महिला है, तो क्या होता है? पदार्थ, रक्त का आदान प्रदान होता है। रक्त क्या करता है? प्लेसेंटा के थ्रू पदार्थों का आदान प्रदान करता है। तो हो सकता है ये ब्लड इसके कांटेक्ट में आ जाए, शिशु का जो ब्लड है वो माता के कांटेक्ट में आ जाए, और अगर माता के कांटेक्ट में आ जाएगा तो माता का रक्त क्या बना देगा? एंटी-RH एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षी बना देगा, जिसके कारण गर्भस्थ शिशु का जो रुधिर होगा उसका क्या हो जाएगा? उसका एगुलेशन हो जाएगा, समूहन हो जाएगा, और हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए। ठीक है, हो सकता है ऐसा। लेकिन देखिए होता क्या है, गर्भवती महिला है, शिशु कैसा है? RH पॉजिटिव। गर्भवती महिला कैसी है? RH नेगेटिव। अब जब गर्भवती महिला इस शिशु को जन्म देती है, मतलब जब इसका क्या होगा? प्रसव होगा। प्रसव से पहले नहीं, प्रसव के समय इस RH पॉजिटिव शिशु का रक्त इस RH नेगेटिव माता के क्या आता है? संपर्क में। पहले संपर्क में नहीं आता प्लेसेंटा के, तो ध्यान रखना कब आता है? बाद में। किस समय आता है? प्रसव के समय। तो प्रसव के समय जब RH पॉजिटिव शिशु का रक्त इस RH नेगेटिव माता के संपर्क में आता है, तो माता के शरीर के अंदर, जो गर्भवती माता थी उसके शरीर में किसका निर्माण होता है? एंटी-RH, क्योंकि रक्त संपर्क में आते ही तो बन जाएगा। जैसे इसका रक्त इसके संपर्क में आया, क्या बन गया? एंटी-RH एंटीबॉडी का निर्माण हो गया। किसके समय? प्रसव के समय। तो प्रसव के समय क्या होता है? एंटी-RH एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। लेकिन जब ये निर्माण होता है तो ये अत्यंत क्या होता है? कम मात्रा में। जो एंटी-RH एंटीबॉडी बनती है वो क्या बनती है? अत्यंत कम मात्रा में बनती है, जिसके कारण इस प्रसव हो रहे शिशु पर, जो माता से शिशु बाहर आ रहा है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कम मात्रा में होती है। और ये जब तक संपर्क में आता है या जब तक एंटीबॉडी बनती है, तब तक तो शिशु भी शरीर से बाहर आ जाता है। गर्भवती महिलाएं जो होती है, प्रसव के समय रक्तस्राव होता है गर्भवती महिलाओं में, और ये रक्तस्राव के समय माता का रक्त शिशु के रक्त के क्या आ जाता है? संपर्क में। और शिशु का रक्त जब माता के रक्त के संपर्क में आएगा, यानी कि जब पॉजिटिव नेगेटिव के संपर्क में आएगा, तो एंटीबॉडी बनेंगे। एंटीबॉडी बनते ही क्या होगा? इसके रुधिर का स्कंदन हो जाना चाहिए था, यानी कि एगुलेशन हो जाना चाहिए था, समूहन हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि कम मात्रा में बनती है, या फिर जब प्रसव हो रहा होता है तो कम मात्रा में तो बनती ही है। इसके अलावा प्रसव के समय शिशु बाहर भी आ चुका होता है, उसके बाद एंटीबॉडी का बनना क्या होता है? प्रारंभ होता है, जिसके कारण पहला जो शिशु होगा उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रथम जो शिशु होगा वो कैसा होगा? यहाँ पर सामान्य होगा। यह समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी। पहला शिशु सामान्य हो गया। अब दूसरी बार भी सेम चीज रही, माता हुई क्या है? नेगेटिव। यहाँ पर शिशु क्या है? वही मान लीजिए पॉजिटिव। नेगेटिव होगा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन शिशु दोबारा क्या आ गया? पॉजिटिव। गर्भवती महिला के अंदर जो दूसरा शिशु, वो पहले वाला था, अब की बार ये क्या है? सेकंड वाला। दूसरा शिशु कैसा हो गया? दोबारा पॉजिटिव। तो हमने यही पढ़ा था उस टाइम पे, आइसोइम्यूनाइजेशन में भी यही पढ़ा था कि बार बार जब RH नेगेटिव को RH पॉजिटिव का रक्त दिया जाता है तो उनमें एंटीबॉडी बनने के कारण रक्त का समूहन हो जाता है, उसे आइसोइम्यूनाइजेशन कहते हैं। तो पहली बार रक्त आ गया एक दूसरे के संपर्क में, अब दूसरी बार भी कैसा आ गया? शिशु RH पॉजिटिव आ गया। अब शिशु जब सेकंड RH पॉजिटिव था तो उसमें पहले से, क्योंकि एंटीबॉडी प्रथम शिशु के समय ही निर्मित हो गई थी, वो बात अलग है कि कम मात्रा में बनी थी, लेकिन जब दूसरा शिशु आया तब तक ये पर्याप्त मात्रा में बन चुकी थी। ठीक है, तो क्या होगा? गर्भवती माता के रक्त में एंटी-RH एंटीबॉडी है, शिशु के अंदर RH पॉजिटिव है, तो ये एंटी-RH एंटीबॉडी क्या करेंगी? ये एंटी-RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा के द्वारा इस शिशु में क्या हो जाएंगी? स्थानांतरित। दूसरे के बाद दूसरे, पहले में तो स्थानांतरित नहीं होंगे, अब दूसरे में क्या हो जाएंगी? जैसे ही शिशु का निर्माण प्रारंभ होगा तो रक्त एक दूसरे के प्लेसेंटा के थ्रू क्या होगा? पदार्थों का आवागमन। और जब प्लेसेंटा के थ्रू पदार्थों का आवागमन होगा, उसी समय प्लेसेंटा के थ्रू रुधिर में उपस्थित एंटी-RH एंटीबॉडी कहाँ चली जाएगी? शिशु के रक्त में। शिशु के रक्त में संचरित हो जाएगी, और जैसे ही शिशु के रक्त में संचरित हो जाएंगी, इसे शिशु के रक्त का क्या प्रारंभ हो जाएगा? समूहन प्रारंभ हो जाएगा। शिशु के रक्त का क्या प्रारंभ हो जाएगा? समूहन प्रारंभ हो जाएगा, जिसके कारण समय से पूर्व ही शिशु का जन्म हो जाएगा। इस समूहन के कारण क्या होता है? कुछ विशेष प्रकार के रिफ्लेक्स एक्शंस होंगे, कुछ विशेष प्रकार के प्रतिक्रियाएं होंगी, जिसके फलस्वरूप समय से पूर्व ही
समय से पूर्व ही क्या हो जाएगा, शिशु का जन्म हो जाएगा। अब समय से पूर्व शिशु का जन्म हो चुका, लेकिन रक्त क्या आ चुका था, संपर्क में आ चुका था, जिसके कारण रक्त कणिकाओं का क्या हो रहा था, समूहन। अतः जन्म लेने वाले जो शिशु था उसमें रक्त की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। रक्त की कमी मतलब एक तरह से एनीमिया हो जाएगा, और इसी कारण, इस रक्त की कमी के कारण उस शिशु को क्या हो सकती है, मृत्यु। प्रसव के बाद भी मृत्यु हो सकती है, गर्भस्थ शिशु की भी मृत्यु हो सकती है, जिसके कारण गर्भवती महिला को भी हानि पहुंच सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार इस शिशु के अंदर जन्म के साथ ही क्या हो गई, रक्त की कमी हो गई। इसी रोग को कहा जाता है गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, यानी कि गर्भ में ही क्या हो गया, रक्ताणु का, आरबीसी का क्या हो गया, कोरकता। कोरकता मतलब समूहन हो गया, एगुलेशन हो गया, गर्भ में ही हो गया, इसलिए इसको आपने क्या कहा, गर्भ रक्ताणु कोरकता। तो गर्भ में हो गया था, बाद में प्रसव के बाद जन्म से पूर्व, समय से पूर्व उसका जन्म हो गया, जिसमें पहले से क्या थी, रक्त की कमी, क्योंकि प्रसव से पहले ही समूहन हो चुका था रक्त का। तो यहाँ पर रक्त की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, जिसके कारण इस शिशु में रक्त की कमी जन्म के साथ ही रहेगी। इसलिए इस रोग को हम क्या कहते हैं, गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है ये सब कुछ, एक कारक की वजह से, जिसका नाम क्या है, आरएच कारक। इस कारण उत्पन्न होने वाले इस शिशु को क्या कहा जाता है, रीशस शिशु। क्या कहा जाता है इसे, रीशस शिशु। अब ये आप पूछोगे भाई कोई बचाव का उपाय है क्या, हाँ है। जो शिशु बाहर आया है शरीर से, माता के शरीर से जो प्रसव के द्वारा शिशु बाहर आया है, उसके रुधिर को स्वच्छ रुधिर के द्वारा अगर पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, एक्सचेंज कर दिया जाए, तो इस शिशु को बचाया जा सकता है। या फिर प्रसव की क्रिया से लगभग 72 आवर्स पहले, 72 घंटे पहले एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिसे एंटी डी इंजेक्शन कहते हैं। तो अगर ये इंट्रावेनस इंजेक्शन दे दिया जाए प्रसव के लगभग 72 घंटे पूर्व, तो भी शिशु के अंदर गर्भ रक्ताणु कोरकता उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, तो ये था आपका गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या हुआ, गर्भ में ही शिशु के रक्ताणु का क्या हो गया, समूहन हो गया। समूहन किसकी वजह से हुआ, अलग अलग रुधिर समूह की वजह से। एक नेगेटिव वाला था, दूसरा पॉजिटिव वाला। तो जब नेगेटिव वाले को बार बार कैसे, पहला शिशु तो हो गया था, पहला भी पॉजिटिव था, एक बार शिशु आ गया पॉजिटिव वाला, दूसरी बार फिर पॉजिटिव आ गया, तो बार बार रुधिर एक दूसरे के संपर्क में आ रहे, अलग अलग समूह वाले। तो बार बार जब आरएस नेगेटिव महिलाओं को आरएस पॉजिटिव वाला रुधिर जो था संपर्क में आ रहा है, तो उसके कारण गर्भस्थ शिशु को एक रोग उत्पन्न हो जाता है। इसी रोग को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, तो ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस था। सेकंड जो शिशु होगा उस पर प्रभाव होगा, प्रथम पर प्रभाव नहीं होगा। प्रथम पर प्रभाव नहीं होने का, फर्स्ट जो शिशु था उस पर इफेक्ट नहीं होने का रीजन क्या बता दिया, क्योंकि जो प्रथम शिशु था जब उसका रक्त माता के संपर्क में आया था, तब तक एंटीबॉडी जो बनी थी वो कम मात्रा में थी, या फिर शिशु शरीर से बाहर आ चुका था। लेकिन जब सेकेंड ये हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ सेकेंड शिशु का, जब द्वितीय जो शिशु था वो आरोपित हुआ गर्भाशय में, उस समय तक एंटीबॉडी बन चुकी थी। एंटीबॉडी बनते ही ये प्लेसेंटा के थ्रू शिशु में स्थानांतरित हुई, शिशु के रक्त का समूहन हो गया, जिसके कारण उसका जन्म समय से पूर्व हो गया। समय से पूर्व हुआ और उसके अंदर रक्तनों का क्या हो चुका था, समूहन। अतः जन्म के साथ ही उसमें किसकी कमी हो गई, रक्त की कमी। रक्त की कमी की इस अवस्था को हमने क्या कह दिया, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता। उपाय क्या है इससे बचने का, पहली बात ध्यान रखें, समान समूह में आओ, या फिर इसके अलावा अगर शिशु जो है, अगर शिशु के रक्त को शुद्ध रुधिर के द्वारा पूर्ण रूप से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो भी इस रोग से बचाव संभव है। या फिर प्रसव से लगभग 72 घंटे पूर्व, 72 आवर्स पहले अगर एंटी डी का इंजेक्शन इंट्रावेनस लगा दिया जाए, तो भी इस रोग से बचाव संभव है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने दो चीजें पढ़ी हैं। एक आपने ब्लड क्लॉटिंग पढ़ी 13 फैक्टर्स की हेल्प से, क्या ब्लड का क्लॉट कैसे हुआ, टिश्यू बना था, फिर थ्रोम्बोप्लास्ट स्रावित हुआ जिसने 7वें और 10वें कारक को सक्रिय किया, जो कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक बना रहा था। ये प्रोथ्रोम्बिन सक्रियक प्लाज्मा में जो प्रोथ्रोम्बिन था निष्क्रिय अवस्था में, उसे सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल रहा था। इसके अलावा सक्रिय जो थ्रोम्बिन था ये प्लाज्मा में जो घुलनशील फाइब्रिनोजन था उसे घुलनशील फाइब्रिन में बदल रहा था। ये घुलनशील जो फाइब्रिन था वो कैल्शियम आयन की सहायता से एघुलनशील फाइब्रिन में बदल रहा था, जिसके कारण रक्त वाहिकाओं की चारों ओर एक जाल बन गया, जिसमें रक्त कणिकाएं फंस गई, जिस कारण रुधिर का क्या बन गया था, थक्का। और इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। आई होप पसंद आएगा आपको वीडियो। एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे या फिर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस मत करना, ठीक है, जो भी है ठीक, बट ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और कारकों के नाम स्पेशली ध्यान रखना फॉर द नीट के लिए आप लोगों को स्पेशली कारकों के नाम याद होने चाहिए। आप पेपर उठा के देखना पिछले नीट के, आप लोगों को कारकों के क्वेश्चंस इजीली मिल जाएंगे। और हाँ,
ये क्वेश्चन भी आपको इजीली मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।